जिला जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं वर्षा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएस की सीरीज। इसका मतलब है कि अब तक हमने क्या किया है, बीएनएस की सीरीज जो है बीएनएस, इसकी सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। बीएनएस में थे हमारे चैप्टर 1 से लेकर 20 तक। अब आज जिसकी हम बात करेंगे वो है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा, और ये हो गई हमारी संहिता। कब की है ये है 2023 की। 2023 की ही क्यों बोली जा रही है इसको, क्योंकि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी की सहमति मिली थी, मतलब ये एक्ट पास हुआ था। जो हमारे तीनों एक्ट हैं, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया और बीएसए हो गया, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। तो आज हम इसी एक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कंप्लीट करके आ चुके हैं बीएनएस। बीएनएस में जितनी भी चीज़ें थी वो हमको बता रहे थे कि अपराध कौन कौन से होते हैं, जैसे चोरी क्या होता है, मर्डर क्या होता है, रेप क्या होता है, डॉक्यूमेंट के संबंध में अपराध क्या होते हैं। अब जब इन अपराधों को हमने पढ़ ही लिया है तो हम इनका प्रोसीजर कहाँ देखेंगे। तो जब हम आईपीसी की बात करते थे, ये हुआ करती थी हमारी आईपीसी। तो जब हम आईपीसी की बात करते थे तो आ जाती थी सीआरपीसी, इसमें हम इसका प्रोसीजर देख लिया करते थे। लेकिन जब हमने बात करी है बीएनएस की, तो बीएनएस का जो प्रोसीजर वगैरह होगा वो दिया जाएगा बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो लेक्चर किसके साथ स्टार्ट होगा, जैसा कि हम क्या करते हैं, जब भी एक्ट देखते हैं तो इसके स्टार्टिंग में दे रखी होती है हमको इंडेक्स। तो इंडेक्स देखने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि भाई पहला चैप्टर क्या है, कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर हो रहे हैं। उससे हमको एक आइडिया मिल जाता है पूरे एक्ट का कि भाई इस एक्ट में हमको ये चीज़ें बता रखी है, जैसे जजमेंट कहाँ दे रखा है, चार्ज क्या दे रखा है, पुलिस की क्या कार्यवाही होगी, मजिस्ट्रेट कौन कौन से होंगे, इनके शब्दों को क्या डिफाइन किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी इंडेक्स की। तो जब हम देखते हैं इसका सबसे पहला वाला चैप्टर, जैसा कि हर एक्ट में होता है, जो पहला चैप्टर होता है वो होता है हमारा प्रारंभिक यानी कि होता है प्रीलिमिनरी पार्ट। प्रीलिमिनरी पार्ट जो हमारे बीएनएसएस में दे रखा है वो कवर कर रहा है 1 से लेके 5 तक, यानी सेक्शन 1 से लेके 5 तक जितने भी होंगे वो हमें बताएंगे कि भाई इसके अंतर्गत प्रारंभिक पार्ट क्या होगा, एक्ट का नाम क्या होगा, कहाँ पे लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा, इसके अंदर डेफिनेशन कौन कौन सी होगी, बीएनएस के कैसे प्रोविजंस लागू होंगे, कौन से शब्दों को हम बीएनएस से लेंगे, ये सारी जितनी भी बातें हैं ये हमको बीएनएसएस के फर्स्ट चैप्टर में बताई गई है। फिर बात आती है सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर हमें बताता है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। जी हाँ, क्योंकि ये दंड न्यायालयों की क्यों बात कर रहा है, क्योंकि बीएनएस में हम पढ़ के आए हैं अपराध, तो अपराधों के संबंध में दंड हमको बता रखा है वहाँ पे। तो दंड का जो पनिशमेंट होगा आखिर वो कौन देगा, वो सारी चीज़ें हमको बताएंगे यहाँ पे। तो बनेंगे यहाँ पे दंड न्यायालय। तो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज, इसकी बात करेगा सेकंड चैप्टर और कवर करेगा 6 से लेके 20 तक, यानी सेक्शन 6 से लेके 20 तक सेकंड चैप्टर में आ गए। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर बताता है कि कोर्ट्स की क्या पावर होगी, कोर्ट अपना काम कैसे करेगा। तो उसके लिए चैप्टर 3 के अंतर्गत कोर्ट की पावर 21 से लेके 29 तक दे रखी है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। जब चैप्टर 4 की बात आ रही है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता कैसे की जाएगी, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, सेक्शन 30 से लेके 34 तक हमको बता रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम 5th चैप्टर की बात करते हैं तो ये बता रहा है कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यानी जो व्यक्ति होंगे जो अपराध करेंगे उनको अरेस्ट कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में चैप्टर 5 आता है। 35 से लेके 62 तक जो प्रोविजंस होंगे वो आएंगे। तो ये हमारे 5 चैप्टर की बात हो गई। अब चलते हैं हमारे 6 चैप्टर की तरफ। 6 चैप्टर बोल रहा है कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, मतलब किसी व्यक्ति को जब कोर्ट में हाजिर करेंगे तो उसके संबंध में क्या क्या चीज़ें होंगी। प्रोसेस टू कंपील अपीयरेंस, सबसे पहले होता है समन भेजा जाता है। तो समन के जो प्रोविजंस होंगे वो 63 से लेके 71 तक कंप्लीट होंगे।
फिर जो गिरफ्तारी का वारंट वगैरह निकलेगा वो 72 से 83 तक निकलेगा, और उसके बाद उद्घोषणा और कुर्की के बारे में 84 से 89 बात करता है, और आदेशिकाओं संबंधी जो नियम वगैरह होंगे वो हमें आगे 90 से लेके 93 तक बताए जाएंगे। इस तरीके से 63 से लेके 93 तक हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 6 चैप्टर की बात हो गई, अब हम अगली 7 चैप्टर की तरफ चलते हैं। 7th बोल रहा है चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। जो 6 चैप्टर था उसमें हाजिर होने के संबंध में बता रहा था, और यहाँ पे जो बता रहा है वो चीज़ें पेश करने के, मतलब जब कोर्ट कहेगा कि भाई कुछ चीज़ प्रोड्यूस करो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमको 7 चैप्टर की तरफ। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, सबसे पहले पेश करने के लिए समन जाएगा, जो जाएगा 94 से लेके 95 तक। फिर तलाशी वारंट जारी किया जाएगा, सर्च वारंट की बात आ गई तो 96 से लेके 101 तक आ जाएगा। इसके बाद जो जनरल प्रोविजंस आएंगे तलाशी के संबंध में, सर्च के संबंध में, वो आ जाएंगे 102 से लेके 104 तक। फिर जो इसका लास्ट पॉइंट आएगा वो आएगा प्रक्रियण यानी मिसक्लिनियस जो प्रोविजंस आएंगे वो 105 से 1010 तक आएंगे। इस तरीके से 94 से 110 तक चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 8 बात करता है कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरण के लिए प्रक्रिया। रेसिप्रोकल, ये जो व्यतिकारी व्यवस्था होती है ना, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फोरफीचर। क्या होता है फोरफीचर? जो संपहरण के लिए प्रक्रिया होती है वो होता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 9 आ गया, लेकिन जो चैप्टर 8 के जो सेक्शंस थे ना वो 111 से 124 तक कवर हो रहे थे। अब हम चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा है परिशांति कायम करने के लिए सदाचार की प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी की बात आ गई। तो सिक्योरिटी कहाँ पे मिल रही है हमको? चैप्टर 9 के अंतर्गत सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। जो सदाचार होता है ना, अच्छा आचरण किया है तो कुछ तो मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाती है सिक्योरिटी, जो 125 से 143 तक कवर होती है। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। जब हम चैप्टर 10 की बात करते हैं तो ये बात करता है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस क्या होता है? भरण पोषण होता है। किस किस को मिलता है? पत्नी को, संतान को और माता पिता को। इनके संबंध में जो मेंटेनेंस वगैरह दिया जाता है वो प्रोविज़न हमारे चैप्टर 10 में कवर हो जाएंगे, और सेक्शन जो कवर करेंगे वो 144 से 147 तक हो जाएंगे। ये चैप्टर 10 तक की बात हो गई। अब हम बढ़ेंगे आगे। चैप्टर 11 बात करता है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटीज। किसकी बात कर रहा है? लोक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है विधि विरुद्ध जमाव। ये वाले प्रोविजंस हम लोग बीएनएस में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो बीएनएस को भूलना नहीं है। जिन लोगों ने बीएनएस के लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जाके बीएनएस को देख के आ सकते हैं। 1 से लेके 20 तक चैप्टर हुआ करते हैं बीएनएस के अंतर्गत। तो जिन लोगों ने सीरीज को नहीं देखा है जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो विधि विरुद्ध जमाव आ गया 148 से 151 तक। लोक न्यूसेंस की बात आई 152 से 162 तक। न्यूसेंस आशंकित खतरे के जो अर्जेंट मामले आते हैं वो 163 में कवर हो जाएंगे, और जो स्थावर संपत्ति होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसके संबंध में जो मैटर्स वगैरह होते हैं वो 164 से लेके 167 तक कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो 11 नंबर का चैप्टर होगा वो 148 से 167 तक कवर हो जाएगा। इसके बाद आएगी चैप्टर 12 की बारी। चैप्टर 12 बोलता है पुलिस के बारे में काम। पुलिस का जो निवारक कार्य होता है, प्रिवेंटिव वर्क जो होता है, एक्शन जो होता है पुलिस का, वो बताया जाएगा चैप्टर 12 के अंतर्गत 168 से लेके 172 तक। बीएनएस तो छोटा सा एक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्ट है, क्योंकि ये हमारा मेजर एक्ट है। तो ऐसे 10-12 चैप्टर में कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारे चैप्टर्स है इसके अंतर्गत। तो चैप्टर 13 की जब बात आती है, ये बोल रहा है पुलिस के बारे में क्या की जाएगी, इत्तला दी जाएगी, अन्वेषण वगैरह किया जाएगा। तो इसकी जो पावर्स है वो दी गई है हमको चैप्टर 13 में।
इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है? साक्ष्य को एकत्र करने के लिए किया जाता है। जब हम बीएनएस को पढ़ेंगे, बीएनएसएस को पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे कि आखिर ये अन्वेषण क्या होता है। फिर बात की जाएगी इसके सेक्शंस की, तो 173 से 196 तक बात करते हैं इसके 13 चैप्टर जो है इसके सेक्शंस। फिर बात आ जाएगी चैप्टर 14 की। चैप्टर 14 बात करता है जांचों व विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। तो यहाँ पे किसकी बात हो गई? जुरिस्डिक्शन की बात हो गई। किस संबंध में? जब इंक्वायरी की जाएगी, ट्रायल की जाएगी, तब क्या जुरिस्डिक्शन होगा क्रिमिनल कोर्ट्स का, वो हमें बताता है चैप्टर नंबर 14, जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, 197 से 209 तक। फिर बात करेंगे 15 चैप्टर की। 15 चैप्टर बात करता है कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें क्या हो सकती हैं। कंडीशन रिक्वेस्टेड फॉर द इनिटेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो कितनी होगी? 210 से लेके 222 तक ये यही बात करती हैं, ठीक है, कि कार्यवाही कैसे शुरू की जाएंगी। जब बात करते हैं चैप्टर 16 की, तो चैप्टर 16 हमसे बात कर रहा है कंप्लेन कैसे की जाएगी। कंप्लेन के बारे में जो प्रोविजंस होते हैं वो चैप्टर 16 में दे रखे हैं। कंप्लेंट्स टू द मजिस्ट्रेट 223 से 226 चैप्टर तक आते हैं। अब तक हमने 16 चैप्टर का कारवां खत्म कर लिया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर 17। चैप्टर 17 बात करता है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ कैसे किया जाएगा। तो 227 से 233 तक के प्रोविजंस हमको इसके संबंध में देखने पड़ेंगे। अब जब हम किसी को केस फाइल करते हैं, किसी के पास मामला लेके जाते हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ता है? आरोप लगाना पड़ता है। तो हम जाके पहले 17 में चार्ज लगाया करते थे। जब सीआरपीसी की बात चलती थी तो हम कहते थे 17 में लग गया आरोप, क्योंकि 17 को माना जाता था खतरा। लेकिन यहाँ पे 17 से हटके खतरा चला गया है 18 के ऊपर। 18 में आ गया है आरोप। द चार्ज, फॉर्म ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैसे फॉर्म किया जाएगा 234 से 240 तक। और जॉइंडर ऑफ चार्जेस की बात करता है 241 से लेके 247 तक। यानी 234 से 247 तक के जो प्रोविजंस हैं वो हमको चार्ज की बात करते हैं। फिर जब हम चैप्टर 19 की बात करेंगे तो ये बात कर रहा है ट्रायल की। ट्रायल किसके समक्ष की जा रही है? बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय के जो समक्ष विचारण किया जाता है वो सेक्शंस दे रखे हैं हमको 240 से लेके 260 तक। और फिर जब बात की जाती है चैप्टर 20 की, चैप्टर 20 भी बात करता है ट्रायल की, यानी कि विचारण की। तो मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण, यहाँ पे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण किया जा रहा था और यहाँ पे वारंट मामलों का विचारण किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट कैसे होते हैं? इसके 3 आधार हो सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले जो 261 से 266 तक कवर होंगे। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न, मतलब पुलिस रिपोर्ट के अलावा जिन आधारों पर संस्थित मामले होंगे वो 267 से 269 तक कवर हो जाएंगे। और फिर विचारण की जो समाप्ति वगैरह होगी, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जो होगा वो 270 से 273 तक होगा। तो ये 261 से लेके 270 तक के प्रोविजंस हो गए। इस तरीके से हमारी जो हाफ बीएनएसएस है, हाफ बीएनएसएस के जो चैप्टर हैं और जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। यानी कि 1 से लेके 20 तक चैप्टर्स हो गए और इसके बाद 1 से लेके 273 तक सेक्शन करके हमने हमारी हाफ बीएनएसएस को देख लिया। अब इसके बाद इसके रेस्ट जो चैप्टर्स हैं, जो सेक्शंस हैं वो आएंगे। तो चलिए बात करते हैं 21 नंबर के चैप्टर की। 21 बोल रहा है मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। ये भी ट्रायल की बात कर रहा है। तो कौन से मामले हैं? पहले वारंट मामले थे और यहाँ पे कौन से मामले हैं? सम्मन मामले हैं। किसके द्वारा किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। तो 274 से लेके 282 तक के प्रोविजंस बात करेंगे मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामले का विचारण। फिर जो आता है यहाँ पे आ जाएगा समरी ट्रायल, यानी कि संक्षिप्त विचारण। तो संक्षिप्त विचारण की बात 283 से लेके 288 तक करी गई है।
फिर प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर 23 आ जाता है, जो कहता है सौदा विभाग। सौदा विभाग को कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। इसके प्रोविजंस 289 से 300 तक आ जाएंगे। इसके बाद आता है चैप्टर 24। चैप्टर 24 बोल रहा है कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। अब जो व्यक्ति कोर्ट के अंदर ऑलरेडी हैं, जेल के अंदर ऑलरेडी हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उनको भी तो कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा ना। तो उनको कैसे कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे, तो अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स, जो ऑलरेडी जेल में हैं उनकी बात कर रहा है चैप्टर 24। और 301 से लेके 306 तक के सारे सेक्शंस इसमें कवर हो जाते हैं। बात आती है 25 नंबर के चैप्टर की। तो ये कह रहा है एविडेंस कैसे लेंगे, तो जांचों और विचारणों में जो साक्ष्य वगैरह लिए जाएंगे वो चैप्टर 25 के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, सबसे पहले बताएंगे कि उसको लिखा कैसे जाएगा, यानी कि साक्ष्य लेने के और अभिलेखित करने का जो ढंग होगा, प्रोसीजर वगैरह होगा, वो 307 से 318 तक कहा गया है। उसके बाद कह रहा है साक्ष्यों की जो परीक्षा की जाएगी, उनका जो एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके लिए जो कमीशन वगैरह निकाला जाएगा, उसके संबंध में क्या प्रक्रिया होगी, तो वो हमको 319 से लेके 336 तक दे रखी है। तो इसका मतलब 307 से लेके 336 तक, 307 से 336 तक के जो प्रोविजंस हैं वो 25 चैप्टर और जांचों और विचारणों में साक्ष्य की बात करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो आता है चैप्टर 26। चैप्टर 26 बोल रहा है जनरल प्रोविजंस के बारे में। ये रहे साधारण उपबंध, किस संबंध में है, जांचों तथा विचारणों के बारे में। इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहे हैं, 337 से 366 तक की बात की जा रही है। फिर आ जाते हैं कौन से व्यक्ति जो विकृचित हैं, अनसाउंड माइंड है, उनके बारे में जो प्रोविजंस आते हैं वो आते हैं 27 में। 27 में क्या कहा गया है, विकृचित अभियुक्तों के बारे में उपबंध। कई बार क्या होते हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन जो अपराध कर लेते हैं, उनके लिए जो प्रोसेस फॉलो होगा वो कवर करेगा 27 के अंतर्गत। प्रोविजन एज टू अक्यूज, कौन है यहाँ पे अक्यूज, अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो विकृचित है, मामले की परिस्थिति को नहीं समझता है। तो 367 से 378 के प्रोविजंस उस पर लागू किए जाएंगे। इसके बाद चैप्टर 28 की बात आती है, जो बोलता है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में उपबंध। प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो न्याय व्यवस्था होती है उस पर जो चीज़ों प्रभाव डालती है वो हमको 28 के अंतर्गत कवर हो जाते हैं। और फाइनली हमको मिलता है जजमेंट। जजमेंट जाके मिलेगा हमको 29 चैप्टर पर। भाई इतनी रामायण रची है, अपराध हुआ, अपराधों की प्रोसीडिंग की गई, पुलिस के पास मामला गया, तो जब सब चीज़ें हुई है तो कुछ जजमेंट तो निकलना चाहिए ना, ऐसे हवा में थोड़ी ना होती रहेगी सब चीज़ें। तो फाइनली 29 में हमको जजमेंट मिल जाएगा, जिसके लिए 392 से लेके 406 तक के जो प्रोविजंस होंगे वो आ जाएंगे। चैप्टर 30 बात करता है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस, जो मृत्युदंड वगैरह दिए जाते हैं वो किन आधारों पर किस तरीके से दिए जाएंगे, उसके संबंध में प्रक्रिया 30 के अंतर्गत आएगी। सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। फिर आएगी भाई निर्णय दे गया, किसी के खिलाफ किसी के पक्ष में मामला जाता है, किसी के विरुद्ध में मामला जाता है। जिसके पक्ष में चला गया वो ठीक है, पर जिसके विरुद्ध में चला गया वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे खिलाफ इंसाफ नहीं, मतलब मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, दोबारा वाद वगैरह दायर करना चाहता है। तो वाद तो दायर कर नहीं सकता, तो कहाँ पे जाएगा, अपील के अंतर्गत जाएगा। तो अपीलें आएंगी 31 के अंतर्गत। जो अपीलों के प्रोविजंस होंगे भाई कैसे कैसे अपीलें वगैरह दायर की जाएगी, तो 413, 435 ये कवर करेंगे अपीलों के संबंध में प्रोविजन। अब कुछ क्या दिए जाएंगे, निर्देश दिए जा सकते हैं और पुनरीक्षण किया जा सकता है। रेफरेंस एंड रिव्यूज की जो रिविजन्स की जो बात होगी वो आएगी 436 से 445 तक। क्या यहाँ पे रिव्यू होता है, सिविल मामलों में होता है रिव्यू, लेकिन हमारे सीआरपीसी में, जिसको अब बीएनएसएस कहा जाता है, रिव्यू की बात नहीं होती, ओनली रेफरेंस एंड रिवीजन की बात की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ के हम आ गए हैं 33 की तरफ, और 33 ये बोल रहा है आपराधिक मामलों में अंतरण, ट्रांसफर की जो बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस।
क्रिमिनल केसेस का ट्रांसफ़र वगैरह कैसे होगा वो 446 से 452 तक बताया गया है। इसके बाद आ जाता है 34 बात करता है दंडादेशों का निष्पादन। निष्पादन क्या होता है? एग्जीक्यूट। जो दंड वगैरह दिए गए हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट वगैरह किया जाएगा वो यहाँ पे आएगा। फिर निलंबन आ जाता है यानी सस्पेंशन आ जाएगा, रेमिशन आ जाएगा, परिहार बोलते हैं जिसको, और फिर आ जाता है कंप्यूटेशन यानी कि लघुकरण कैसे किया जाएगा। आप सुनते हैं ना कई बार मृत्यु दंडादेश का लघुकरण किया गया, आजीवन कारावास का लघुकरण किया गया, उसको किसी अन्य दंड में परिवर्तित किया गया, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 453 से 477 तक। अब बात करते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को जमानत चाहिए, कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह जमा करानी है, बॉन्ड वगैरह देने हैं, तो वो किस तरीके से देगा? तो उसके लिए जाएगा चैप्टर 35 की तरफ और मिलेंगे उसको प्रोविज़न एज टू बेल एंड बॉन्ड्स यानी कि जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध 478 से लेके 499 तक। अब आ जाता है संपत्ति का डिस्पोजल यानी कि संपत्ति का व्ययन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। इसके लिए जाएंगे 500 से लेके 505 तक, चैप्टर नंबर 36। अब आती है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स जो आएगी 37 में यानी अनियमित कार्यवाहियाँ 506 से लेके 512 तक। अब ये बोल रहा है कि इतनी सारी बातें हो गई तो क्या मुझे कोई लिमिटेशन मिली गई है कि भाई मैं इतने दिन के अंदर ही वाद दायर करूं, मैं इतने दिन के अंतर्गत ही अपीलें करूं? तो वैसे तो हमको लिमिटेशन एक्ट दे रखा है, लेकिन हर एक्ट क्या करता है? अपनी लिमिटेशन अपने अकॉर्डिंग करता है। तो 38 कह रहा है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए लिमिटेशन, परिसीमा। 513 से 519 तक ये वाले प्रोविजंस काम करते हैं। और लास्ट हमारा चैप्टर आता है 39 बात करता है प्रकीर्णन यानी मिसक्लेनियस प्रोविजंस की, जो 520 से 531 तक आता है। तो जो कुछ कहीं नहीं दिया गया होगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा 39 चैप्टर। अब आप देख रहे हैं कि हमने 1 से लेके 39 चैप्टर तक किए, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी BNSS है इसमें कितने चैप्टर हो गए? 1 से लेके 39 चैप्टर्स हो चुके हैं। और सेक्शन कितने कवर कर रहा है? ये सेक्शन कवर कर रहा है 531 तक। 1 से लेके 531 चैप्टर हो गए हमारे 1 से लेके 39 तक। इसका मतलब 39 चैप्टर और 531 सेक्शंस हो गए। लेकिन जब हम CRPC की बात करते थे तो CRPC में हुआ करते थे 30 कितने चैप्टर्स हुआ करते थे? 37 CRPC में चैप्टर हुआ करते थे और सेक्शन होते थे 484। तो आप देख रहे हैं कि हमारे BNS ने, जो BNSS है हमारा, उसने हमको गिफ्ट में दिया है क्या? एक्स्ट्रा सेक्शंस इसने हमको गिफ्ट में दिए हैं। तो हम क्या करेंगे? धीरे इन सेक्शंस को करके हमारे जैसे हमने BNS को कंप्लीट किया है वैसे हम BNSS भी कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संग जुड़ चुके। और फिर क्या करें, हमारे साथ ये वाली जो सीरीज़ है BNSS की, जो एक लंबा कारवा लेके चलेगी, हम इसको साथ में पूरा करेंगे और इसके बाद हम शुरू करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।